गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स पे एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की इस बहुत ही बेहतरीन सुबह में ठीक है, आप सभी का बहुत ही खुशनुमा दिन रहे और अच्छे से आप सभी का दिन बीते। इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि परसेंटेज के टॉपिक के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की भी क्लास में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए। देखिए, तैयार होने का मतलब ये है कि क्लास थोड़ा सा लेट हो जाती है। 6 बजे का टाइमिंग हम रखते हैं, लेकिन आते आते 6:10 से 6:15 हो जाते हैं। तो प्रयास हम सबका यही रहेगा कि बहुत ही जल्द आपसे एकदम टाइम टू टाइम बात की जाए। 6 बजे का मतलब 6 बजे। ठीक है, अभी सिर्फ ये क्लास फेसबुक पे लाइव होती है। बहुत ही जल्द यूट्यूब पर भी हम लोग यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स पर भी लाइव करेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल उषा मैथ्स को सब्सक्राइब करें और बहुत ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ठीक है, क्योंकि यूपी SSC पेट के एग्जाम के लिए हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस कवर किया है। क्वेश्चंस थोड़े से कम कराए गए हैं, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सॉलिड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी कंटेंट आपको बताया गया है वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के साथ जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। और देखिए, लास्ट ईयर के परसेंटेज के टॉपिक में हर एक टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके पास, एक कार का मूल्य कितना है। इन्होंने एक दिया हुआ है कार का मूल्य कितना है। कार का मूल्य आपके पास दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि 10% की दर से प्रतिवर्ष, क्या लिखा है, 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास होता है, इसका मतलब प्रतिवर्ष 10% उसका मूल्य घट जाता है। तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य क्या होगा। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा, 5 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल 2015 के एग्जाम में। ठीक, राजस्व लेखपाल। अब देखिए, ये परसेंटेज के एक ऐसा टॉपिक है जहां से ठीक है क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस एक तरीका है, अगर आप उस क्वेश्चन को फार्मूला से करना चाहते हैं तो a बराबर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, जहां पर n का मतलब क्या हो जाएगा, समय है, और r का मतलब क्या है, जो भी दर दी गई है 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास होता है। अगर घट जाएगा तो माइनस में लिखते हैं, अगर बढ़ता है तो किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। और p का मतलब वर्तमान में कितना दिया गया, 1 लाख। ए आपको पता चल जाएगा कि 5 साल बाद हमें कितना होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को एक और तरीके से करते हैं। जैसे जो तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है, क्या तरीका है, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसे सबसे पहला काम क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। तो हमारी परसेंटेज की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/10 है ना। मूल्य ह्रास होता है, इसका मतलब 10 रुपए पे 1 रुपया कम हो जाता है। इसका मतलब अगर शुरुआत में मूल्य 10 रहा होगा तो पहले वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, 1 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिख रहा बराबर। ठीक है, अगर पहले मूल्य कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, तो बाद में मूल्य क्या हो जाएगा, 10 पर 1 कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सवाल में क्या कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष कार का मूल्य क्या होता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। मूल्य ह्रास होने का मतलब मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, तो शॉर्टकट तरीका क्या है, 5 वर्ष बाद, है ना। अगर यहाँ पे 3 वर्ष की बात करते तो हम घात 3 करते हैं, अगर 5 वर्ष की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, घात 5 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम 10 की घात 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 लाख। ठीक, और ये 9 की घात 5 करेंगे तो कितना होगा, 9 का क्यूब तो 729 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, अब देखिए ये जो 10 था ये वर्तमान मूल्य है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अनुसार हम देखें तो वर्तमान मूल्य ये 1 लाख, ठीक है ना, किसके बराबर होगा। तो आप देखिए सवाल में भी वर्तमान मूल्य किसके बराबर दिया हुआ है, 1 लाख के बराबर दिया हुआ है।
तो 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा, इसका मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो आपको पता क्या करना था कि 729 गुणे 81 किसके बराबर होगा, तो 729 गुणे 81 भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, 729 गुणे 81। तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ना। इसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो कितना आ रहा है ये, 59,049। तो 5 साल बाद जो कार का मूल्य बचेगा वो इतने रुपए क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह के सवालों में बहुत आसान तरीका आपको लगाना, सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखनी, यहाँ पे मूल्य बढ़ेगा किसी सामान का या घटेगा। अगर बढ़ेगा तो 10 पर 1 बढ़ेगा, पहले 10 रहेगा तो बाद में कितना होगा, 11। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 वर्ष की बात करते हैं तो हम दोनों तरफ घात 2 करेंगे, अगर 3 वर्ष की किसी सवाल में बात करेंगे तो हम घात 3 करेंगे, और अगर 4 वर्ष की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, घात 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज के एक टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक या प्रैक्टिस सेट में दिख जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि अगले सवाल में क्या कह रहे हैं। अगला सवाल भी आय और व्यय से रिलेटेड है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई पे खर्च करता है। मासिक वेतन का 15% किस पे खर्च करता है, रसोई पे, है ना। दूसरा क्या लिखा हुआ, 20% भाग किस पे खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर। अपने मासिक वेतन का 20% भाग बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 8% भाग किस पे खर्च करता है, बीमा पे खर्च करता है। ठीक बात है। उसके बाद 17% घर की अन्य वस्तुओं में, 17% किस पे खर्च करते हैं, अन्य वस्तुओं पे खर्च करते हैं। और 6,000 रुपये की मासिक बचत करता है, और बचत भी कितना करता है, 6,000 रुपये की। और आपसे बताना है कि उसका कुल मासिक वेतन कितना है। ठीक है, आपको बताना है कि उसका कुल मासिक वेतन कितना है। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, 18,000, 16,000, 15,000 और 17,000। और ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्व लेखपाल। अब देखिए ये भी एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, और ये सबसे आसान तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% रसोई पे, 20% शिक्षा पे, 8% बीमा पे, 17% अन्य वस्तुओं पे खर्च करता है, और 6,000 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसकी मासिक आमदनी। ठीक है, देखिए इस सवाल में आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि मान लेते हैं कि उसकी टोटल आमदनी कितनी है भैया, 100%। ठीक, 100% में कितना कितना खर्च कर रहे हैं, 15 खर्च कर रहे हैं, 20 खर्च कर रहे हैं, 8 खर्च कर रहे हैं और 17 खर्च कर रहे हैं। अगर इन सबको हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 15 और 20 35 और 17 और 8 25। तो 35 और 25 मिलके क्या हो जाएगा, 60% मासिक वेतन का क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक, अगर 100% था तो शेष कितना बचेगा, 60% खर्च हो गया तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, शेष बचने का मतलब यही बचत कितनी करते हैं, 40%। यही 40% किसके बराबर होगा, 6,000 के बराबर होगा। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, 1%। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा, 150। आपको बताना क्या है कि मासिक वेतन कितना है, तो हमने मासिक वेतन क्या माना था, 100%। तो आपके पास 100% क्या हो जाएगा, 100 गुणे 150। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जब कहेंगे कि मासिक वेतन का 15% रसोई पे, शेष का 20% शिक्षा पे, शेष का 8% बीमा पे और शेष का 17%। जब प्रत्येक बार शेष लगा हो तब हम इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक यूनिक और कॉमन तरीका जो आपको सब जगह पे दिख जाएगा, अभी आप इससे समझ लीजिए, फिर अलग से हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे तो फिर आपको डिटेल में हम बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति 15% अपने मासिक वेतन का 15% रसोई पे, शेष का 20%, अगर सब जगह पे शेष लगा हो तो कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि मासिक वेतन x है। ठीक है, x का 15% अगर खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, 85 बटे कितना बच जाएगा, 100। ठीक है, फिर शेष का 20%,
तो शेष का 20% निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 80/100। फिर शेष का 8% कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 92/100। और फिर शेष का 17% तो कितना बच जाएगा 83/100। और यही किसके बराबर हो जाएगा, बचत के 6000 के बराबर। तो आपको मासिक आय क्या निकल आएगी, x, है ना। जब सब जगह पे शेष का इस्तेमाल किए रहेंगे तब इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि शेष शब्द दिया गया है तो कैसे लगाना है, और शेष नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट आपको सारे परसेंटेज जोड़ लेना है और 100 से घटा लेंगे तो वही हमारी बचत हो जाएगी। दिख रहा बराबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, परीक्षा में फेल और पास से संबंधित है ना। ये भी एक ही परसेंटेज के यूनिक टाइप के क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 40% छात्र गणित में क्या हो गए, फेल हो गए। 40% छात्र गणित में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। उसके बाद लिखा है 30% छात्र किसमें फेल हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए। 30% छात्र किसमें फेल हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए। और 10% दोनों विषय में, साफ साफ कह दिया है कि 10% दोनों में फेल हैं। दोनों में फेल होने का मतलब गणित में भी फेल हैं और अंग्रेजी में भी फेल हैं। तो पूछा जा रहा उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है चकबंदी लेखपाल। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल 2015, ठीक है। और इसके ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, 30%, 50% और 40%, और इनमें से कोई नहीं, नन, ठीक है। अब देखिए इसके बहुत ही टाइप के सॉल्यूशन है। एक तो वेन डायग्राम से है, दूसरा आप सबसे आसान तरीका समझ लीजिए। जैसे क्या कह रहे हैं कि 40% गणित में फेल हुए, 30% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 10% किस में फेल हुए, दोनों। तो आपको बताना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए एक मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, आप उस फॉर्मूले से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, जैसे इधर आप देखिए दोनों विषय में पास, आपसे पूछा क्या जा रहा, दोनों में पास या उत्तीर्ण का प्रतिशत, है ना। दोनों विषयों में पास या उत्तीर्ण का प्रतिशत, अगर इधर पास वाला रहेगा तो इधर सब क्या रहेगा, फेल वाला। फेल वाले में क्या क्या रहेगा, 100 माइनस ए माइनस बी और प्लस क्या रहेगा, दोनों विषय में फेल, ठीक है। ए और बी का मतलब समझिए, 100 माइनस ए का मतलब क्या है कि पहले विषय में फेल, और बी का मतलब क्या है, दूसरे विषय में फेल, प्लस दोनों विषय में फेल, दोनों में फेल प्रतिशत। एक चीज आप देखेंगे, जब भी ये तरीका आप लगाएंगे तो हमें क्या ध्यान में रखना है, अगर इधर हम दोनों विषय में पास प्रतिशत निकाल रहे होंगे तो इधर सारे फेल में रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें ए का मतलब पहले वाले का भी, पहले विषय का भी फेल प्रतिशत रखना है और बी वाले का भी फेल प्रतिशत रखना है, और दोनों में फेल, ठीक है, उसे हम प्लस करेंगे। अगर इधर हम फेल वाले लिख रहे होंगे, अगर हमें निकालना हो दोनों विषयों में फेल प्रतिशत, है ना, तो इधर अगर फेल वाले रहेंगे तो ये सारे किस में रहेंगे, उत्तीर्ण वाले, पास वाले, ठीक है। तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं और सबसे आसान तरीका है, क्या हो जाएगा, 100 माइनस, अगर हम ए की बात करेंगे 40% गणित में फेल हैं, 30% अंग्रेजी में फेल हैं और 10% दोनों में फेल हैं, तो 100 और 10 मिलके क्या हो जाएगा, 110, और 40 और 30 मिलके क्या हो जाएगा, 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40%। 40% क्या निकला है, दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत। तो आपसे पूछा भी यही जा रहा था, दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो अगर आपको ये तरीका पता है, और सबसे आसान तरीका है, जो पहली बार भी मैथ पढ़ रहा होगा उससे भी समझ में आ जाता है। वेन डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है उन बच्चों के लिए जो पहली बार या बीए बैकग्राउंड से रहते हैं ना, फिर भी आपको ये तरीका लगा लेना, बस थोड़ा सा याद रखना है, दोनों विषय में पास प्रतिशत, अगर इधर पास वाला रहेगा तो इधर सारे फेल वाले रहेंगे, अगर यहाँ पे फेल प्रतिशत निकालेंगे तो इधर सब किस में रहेगा, पास प्रतिशत, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी फिर से आ गया चुनाव से संबंधित। हम लोग पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन मिला था चुनाव से संबंधित, उसको सॉल्व किए थे। प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किए गए। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या दिया है, 10% मत क्या हो गए, अवैध घोषित किए गए, जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला, है ना। जिस प्रत्याशी को मान्य मतों का मतलब क्या हो गया कि वैध मतों को, जिस प्रत्याशी को मान्य मतों का 62% मत मिला, ठीक है, तो वह 21,600 वोटों से जीत गया, 21,600 मतों से विजयी हुआ। ठीक है, तो ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या, तो आपको बताना क्या है कि उस चुनाव में कुल मत कितने पड़े थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, 41,600, अगला ऑप्शन है 60,000, और अगला ऑप्शन है 90,000, और अगला ऑप्शन है 1,00,000, है ना। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल। अब देखिए हर तरह के क्वेश्चन यूपी SSSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरियस एग्जाम में, तो आपको जो भी चैप्टर तैयार करना है वो पूरा 100% तैयार करना है। ठीक है, उसमें कुछ भी बात आपको छोड़नी नहीं है कि एक आध टॉपिक ही आप छोड़ देंगे और हो सकेगा क्वेश्चन उसी से आ जाएगा तो फिर समस्या। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग सीखते हैं कौन सा मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, ट्री मेथड। तो सबसे पहले हम टोटल मान लेते हैं 100%, है ना। टोटल मतों की संख्या हम मान लेते हैं कि कितनी है, 100% है, जिसमें से पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि 10% तो अवैध हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। इनवैलिड की संख्या कितनी है, इनवैलिड अगर 10% हो गए हैं, जिस पे हमें कोई चर्चा नहीं करनी है, तो वैलिड कितना बचेगा, तो वैलिड हो जाएगा आपके पास 90%। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जिस प्रत्याशी को मान्य मतों का मतलब है कि वैलिड मतों का, जो मतों की काउंटिंग हुई है उस मत का 62% मत मिला है। तो आप ये समझिए कि ये 90% पूरे शुद्ध वोट हैं, ये एक 90% संख्या है, लेकिन शुद्ध वोटों की संख्या की बात करेंगे तो ये 100% है ना। अगर ये 100% है तो अगर ये 62% एक को मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 38%। एक बात का ही ध्यान देना है, जो यहाँ पर गलती होती है, गलती क्या होती, बहुत सारे बच्चे इसको 90 मान के ही कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये 90 में 62 एक को मिल गया तो बाकी बचा कितना, 28%, तो दूसरे को मिल जाएगा। ये गलती नहीं करना है आपको। हमें क्या करना है, जो भी वैलिड वोट आएंगे हम उनको 100% मानेंगे कि ये शुद्ध वोट हैं, जिससे ठीक है चुनाव का रिजल्ट आना है वो 100% है। अगर 100% में से 62 इनको मिल गया तो 38 इनको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि 21,600 मतों से विजयी हुआ। 21,600 मतों से विजयी होने का मतलब है इन दोनों का अंतर। ठीक है, अगर हम अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गए 2, तो अंतर कितना आ गया, 24%। ठीक है, इसका मतलब यही 24% किसके बराबर है, 21,600 के बराबर। आप यहाँ से निकालिए। अब देखिए करना क्या है आपको, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब ये जो ठीक है 21,600 मतों से विजयी हुआ, मतलब इन दोनों का अंतर, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कुल मत कितने हैं, 100%, है ना। तो 100% निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि 100% की जगह पे संख्या x है, ताकि आपसे गलती ना होने पाए। तब हमें क्या करना है, तो हम क्या लिखेंगे, x का मतलब क्या है, 100% का। अगर हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं तो गलती क्या होती, जैसे आप 100 का 90% लिखोगे तो 90% का मतलब 90/100 लिखोगे, तो सबसे पहला काम इस वाले 100 से इस वाले 100 को ही ठीक है कैंसिल करते हैं। तो इस वजह से ऐसी गलती ठीक है ना हो, तो 100 की जगह पे हम क्या मान लेते हैं x।
अब क्या लिखा, x का 90% का 24% है ना, x का 90% का 24% किसके बराबर है, 21,600 के बराबर है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा ना। ये बात जरूर ध्यान देंगे कि 24% डायरेक्ट इन्हीं दोनों का अंतर नहीं है। ये जो 24% आया है वैध मतों का टोटल मत रहे होंगे, उसका 90%, उस 90% के 24% मत, है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। आइए हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, x का 90%, x का मतलब है भैया 100%, है ना। 90% का मतलब क्या हो जाएगा, 90/100। 24% का मतलब क्या हो गया, 24/100, बराबर में कितना हो गया, 21,600। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। आप इसे 2 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 दूना 24, 50 आ गया। फिर आप इसे 2 से कर लीजिए तो 6 आ जाएगा, 25 आ गया। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा क्या, ठीक है, तो इसको 9 से ही डायरेक्ट हम लोग काटते हैं। 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2400। फिर आप 6 से काटो तो 6 चौक 2400, 400, ठीक है। उसके बाद बचा कितना आपके पास, 25 × 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400 × 25 × 10, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में 225। तो आपके सवाल का आंसर x बराबर कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक, x का मतलब था 100%। अगर यहाँ पे हम 100% लिखते तो आपसे गलती होने के चांस क्या था कि इस 100 से इस 100 को सबसे पहले किनारा करेंगे ना। तो इसलिए जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, उसी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो उस 100% को अपनी समझ के लिए हम क्या मान लेंगे, x। कोई समस्या दिख रहा बराबर, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी थी उस चुनाव में, 1 लाख। आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। बाकी अभी हम लोग परसेंटेज अलग से भी हर एक टॉपिक के कम से कम 10-10 क्वेश्चन एक एक क्लास में कवर कर लेंगे। जो भी आपके पास एक हफ्ते का समय बच रहा है तो सब कुछ इसमें हम लोगों को पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य का एक ट्रैक्टर, एक ग्राम प्रधान है, बढ़िया सवाल है। ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेचता है। नुकसान पर बेचता है, ठीक है। किसान पुनः ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेचता है, ठीक है। तो इन सौदों का परिणाम क्या है, इन सौदों का परिणाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम प्रधान को न लाभ न हानि, ग्राम प्रधान को न लाभ न हानि, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है किसान को 90,000 की हानि, किसान को 90,000 रुपए की हानि, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ग्राम प्रधान को 90,000 की हानि, ठीक। और चौथा ऑप्शन है किसान को न लाभ न हानि, किसान को न लाभ न हानि। अब देखिए जनरल क्वेश्चन है और आपकी समझ को समझने के लिए सवाल पूछे गए हैं। अकेले ही पढ़ रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन में क्या है, हमको अपनी समझ के अनुसार सवाल का जवाब देना, ठीक है। बहुत ही तामझाम में नहीं पढ़ेंगे कि हाँ 10% को 1/10 लिखें फिर 10 लाख मूल्य के बराबर है। सिंपल,
ग्राम प्रधान, देखो ग्राम प्रधान के पास जो ट्रैक्टर है उसका मूल्य कितना है, आपको सिंपल सा तरीका, तो उसका मूल्य है 10 लाख रुपए। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, 10 लाख। ठीक, 10 लाख। 10% के नुकसान पर, है ना, ग्राम प्रधान का 10 लाख मूल्य का ट्रैक्टर एक किसान को बेचता है 10% के नुकसान पर। ठीक, अच्छा 10% का अगर नुकसान होगा तो 10 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 10% का नुकसान, इसका मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख, तो किसान कितने लाख में खरीदेगा, 9 लाख में। तो मतलब अब किसान को जो ट्रैक्टर मिला है कितने लाख में मिल गया है, 9 लाख में। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, किसान पुनः ग्राम प्रधान को 10% के फायदे पर बेचता है। ठीक है, अब की बार जो किसान है वो 10% का क्या लेता है, फायदा, और बेचता किसको है, फिर से प्रधान को ही बेचता है। तो 9 लाख का अगर हम 10% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक, अगर 9 लाख का 10% 90,000 है तो किसान को प्रधान, है ना, कितने में पुनः बेचेगा, तो पुनः बेचेगा 9,90,000 रुपए में। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का डाटा था कि एक प्रधान के पास 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर था, उसने 10% के घाटे पे किसान को बेचा, किसान ने कितने में बेच दिया, 9 लाख रुपए में, 9 लाख में खरीदा, लेकिन किसान ने फिर से ग्राम प्रधान को बेच दिया 9,90,000। अगर देखा जाए फायदा और नुकसान किसका हुआ तो आपको सिंपल समझ में आ रहा था, ग्राम प्रधान का ही ट्रैक्टर था। पहले उसने क्या किया, 1 लाख का नुकसान लगाया, उसके बाद फिर 90,000, ठीक है, 90,000 फिर ज़्यादा देने पड़े, तो कुल मिला के अगर नुकसान किसी का हुआ है पूरे सौदे में तो ग्राम प्रधान का ना। अगर हम रुपए में बात करें कितने का, ठीक है, 10 लाख का ट्रैक्टर था, उसे दोबारा दिया गया। अब देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था, ग्राम प्रधान को न लाभ न हानि, ऐसी बात तो है नहीं, ग्राम प्रधान को नुकसान हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत। किसान को 90,000 रुपए की हानि, जबकि किसान को 90,000 का फायदा हो रहा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या करें, ग्राम प्रधान को 90,000 रुपए की हानि, है ना, ग्राम प्रधान को 90,000 रुपए की हानि। देखिए यहाँ पे 10 लाख का ट्रैक्टर था, 10% का नुकसान, तो 9 लाख में बेचे। अब अपना ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए 90,000 रुपए उन्हें एक्स्ट्रा देने पड़े, ठीक है ना, तो इसका मतलब ग्राम प्रधान को 90,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन भी आपके साथ क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है और परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना बेहतर कॉन्सेप्ट होगा ना। अगर आपका परसेंटेज अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आप ये मानिए कि अर्थमेटिक मैथ्स में आपका ज़्यादातर पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन की समझ नहीं डेवलप हुई तो परसेंटेज से मिलते जुलते हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, एक तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, दूसरा कौन सा लाभ हानि है, तीसरा कौन सा है मिक्सचर एलिगेशन, है ना, मिश्रण। तो ये सारे टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक हैं और सब जगह पे एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। तो इसीलिए परसेंटेज में क्वेश्चन की समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और परसेंटेज में क्वेश्चन की समझ कब डेवलप होगी, जब आप नंबर सिस्टम पूरा तैयार किए रहेंगे, जब आप संख्या पद्धति के सारे सवाल जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि संख्या पद्धति ही शुरुआत है और वहीं से ही क्वेश्चन की समझ डेवलप की जाती है, इसीलिए नंबर सिस्टम ज़्यादा बड़ा टॉपिक, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वे सारे क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे एक ट्रेन में कुछ यात्री बैठे हैं, अगले स्टेशन पे 50% यात्री उतर जाते हैं, फिर उससे भी अगले स्टेशन पे 50%, तो ट्रेन में लास्ट में इतने आदमी बैठे हैं, ठीक है, तो टोटल संख्या। तो इस तरह के जितने भी, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। वहाँ से आपको क्या पकड़ना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट, सवाल को हम कैसे सॉल्विंग सिचुएशन पे लाएंगे, वो चीज़ समझना, ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल पे बात करते हैं। अब देखिए अगला सवाल फिर से फेल और पास से संबंधित है और ये ग्राम विकास अधिकारी VDO में पूछा गया है, ठीक है, वीडियो 2016। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, ठीक है,
क्या कह रहे हैं, पेपर फर्स्ट 70% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए। पेपर 2 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, 60% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उसके बाद दोनों पेपरों में 15% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो हमारे पास क्या दिया गया, दोनों में फेल। अगर हम दोनों में फेल की बात करेंगे तो वह संख्या कितनी है, 15%। दोनों में अनुत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण की संख्या, और ये भी लिखा है जबकि 270 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण की संख्या दी गई है कितनी, 270। आपसे पूछा क्या जा रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है 600, 580, 560 और 540। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये इस टॉपिक का कह सकते हैं कि इससे मुश्किल कोई सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए, जो तरीका अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में सीखा था वही तरीका आपको यहाँ पे फिर से लगाना है। सिर्फ आप सवाल में अपनी समझ, क्या समझ है कि दोनों में उत्तीर्ण की संख्या दी गई है। अगर हम क्या पता कर लें, दोनों में उत्तीर्ण का प्रतिशत पता कर ले तो वही प्रतिशत इस संख्या के बराबर हो जाएगा और हम 100% निकाल देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, दोनों में उत्तीर्ण की संख्या 270 है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों में उत्तीर्ण का प्रतिशत, मतलब दोनों में 5%। अब दोनों में 5% का मतलब क्या है, पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में। तो हम क्या लिखें, अभी एक तरीका हमने बताया था, क्या तरीका था, अगर इस तरफ पास वाले रहेंगे, अगर दोनों में इधर 5% रहेंगे तो इधर सब फेल वाले रहेंगे। 100 माइनस ए माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा, दोनों में। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, अगर ये इधर पास है तो इधर सब क्या रहेंगे, फेल। ए का मतलब है पहले विषय में फेल, बी का मतलब है दूसरे विषय में फेल। लेकिन आपके सवाल में दिया गया है कि पेपर ए में, पेपर फर्स्ट में 30% पास होते हैं तो 70% पास होते हैं, तो फेल की संख्या 30। ठीक है, ये हमें अपनी तरफ से लगाना होगा। 60% पास होते हैं तो पेपर 2 में फेल की संख्या 40, लेकिन दोनों में फेल प्रतिशत आपको दिया है। ठीक है, तो दोनों में 5% क्या होगा, 100 माइनस ए का मतलब पहले विषय में फेल 30, बी का मतलब दूसरे विषय में फेल, और प्लस दोनों में फेल 15। तो 100 और 15 मिलके 115 माइनस कितना हो गया, 70। तो कितना बचेगा, 45%। तो दोनों में जो पास प्रतिशत है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत, वो कितना आ गया, 45%। ठीक है, अब यही 45% दोनों में उत्तीर्ण की संख्या दी गई है 270, तो आपका 1% किसके बराबर हो जाएगा, 270/45। और आपको निकालना क्या है, 100%, तो इसी में हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा। अब इसको 5 से काट लीजिए, तो 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 और 9 3 27 तो 30। तो फाइनल आपके पास क्या हो जाएगा, 30 × 20। तो परीक्षा में सम्मिलित कुल विद्यार्थी कितने थे, 600। अब देखिए, ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस हर तरह तरह के एग्जाम में आ रहे हैं। तो अगर आप पेट की तैयारी के लिए जुटे हुए, तो आपको इसका मतलब पूरा का पूरा परसेंटेज बहुत अच्छे से तैयार करना है, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। लास्ट के 2 सवाल और बचते हैं। एक सवाल आइए हम लोग और करते हैं, आय और व्यय से रिलेटेड, है ना। आय और व्यय भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। और आय और व्यय तो ऐसे भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आपकी दैनिक जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आ जाओ देखते हैं। राम अपने वेतन का बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं, 1/5 भाग। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया है आपको बस, बाकी परेशान होने की बात नहीं है। और घर में कितना खर्चे हैं, घर में 20% खर्च करते हैं। और फुटकर का मतलब पान पुड़िया मसाला कितना खाते हैं भैया, 10%। और शेष बचा लेते हैं, शेष क्या करते हैं, शेष बचत करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अपने वेतन का वह कितना भाग बचाता है, तो इनकी बचत बतानी है
ऑप्शन में है 1/2, 1/4, 2/5 और 3/5। और सवाल किस में पूछा गया है? गन्ना पर्यवेक्षक। दिख रहा बराबर? आ जाओ देखते हैं। देखो जहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 भाग, ठीक, तो अगर हम 1/5 भाग को परसेंटेज में बनाएं तो परसेंटेज का मतलब 100 से गुणा करेंगे तो कितना? 20%। तो 20% ये खर्चा हो गया, 20% घर पे खर्चा होता, 10% फुटकर खर्चा होता, तो कुल खर्चा कितना हो गया? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। कुल खर्चा कितना हो गया? 50%। तो कुल बचत कितनी हो जाएगी? अगर 50% खर्च कर देते हैं तो 50% ही बचेगा। तो 50% का मतलब 1/100, तो 1/2, इसका मतलब उसकी बचत क्या है? आधी सैलरी वो बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और परसेंटेज के टॉपिक से भी वो क्वेश्चन आप सबके लिए है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी लोग लास्ट तक क्लास देख रहे हैं उसका आंसर जरूर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, लेखपाल के एग्जाम में आया हुआ सवाल है और जनरल क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपसे किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरह के सवाल आना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? 11, 12, 13 और 11, 12, 15 और 14। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे जो भी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं UPSSC के द्वारा, वे सारे क्वेश्चन आप सबके साथ शेयर कर दिए गए हैं। तो अगली क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? वर्ग या वर्गमूल और औसत के क्वेश्चन जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी वजह से होगा, इसीलिए किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं, अपने सेल्फ स्टडी सेल्फ रिवीजन पे फोकस करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह 6 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।